खित्ते की बदकिस्मती है कि हम आज भी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। आई बिलीव इट्स टाइम टू मूव ऑन। जी। जी हाली साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरा ख्याल है कि मुंबई अटैक के बारे में पाकिस्तान में बहुत कम लोग सीरियसली इसको लेते हैं, और वो बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं जी ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंडिया ने खुद ही किया था। अलग बात के इंटरनेशनल मीडिया में कोई इस थ्योरी को बाय नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मसलन जैद हामिद ये कहते हैं कि ये जो जिसको कहा गया अजमल कसाब वो तो अमर सिंह था। लेकिन पाकिस्तान से बाहर और शायद पाकिस्तान में भी जाहिद हामिद अकेले आदमी हों जो ये थ्योरी फ्लोट करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। देखिए, बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जब डिफेंस एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम शुरू किया तो इत्तेफाक है कि जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम था उससे एक दिन कबल जो है ये मुंबई अटैक हो गया और मुझे अपना पहला प्रोग्राम इसी के ऊपर करना पड़ा। अच्छा, अब बात यह है कि इसकी आप जितनी भी एनालिसिस कर लें और जो कुछ भी कहें, यहाँ तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि 9/11 जो है वो भी अमेरिका ने खुद कराया ताकि वो दुनिया के ऊपर कब्जा कर ले या अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। तो जब तक कि आप पूरी तरह तहकीक नहीं करेंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सही तौर के ऊपर करार वाकई सज़ा नहीं देंगे तो बात जो है आगे खुलेगी नहीं। मैं अरविंद से ये एग्री करता हूँ कि आफ्टर 76 years it is time to move on. Let's learn from our mistakes and also let's have the large heart कि हम अपना दिल बड़ा करें और अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हों। जब तक ये हम अपने अंदर वसअत नहीं पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पीस का सबसे पहला जो वो है रिक्वायरमेंट वो यही है कि आप एक कोल्ड एनालिसिस करें जिसमें अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसका इकरार करें और हल निकालें, ना कि आप सिर्फ एक दूसरे को दोष देने या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी के ऊपर वक्त जाया करते रहें। जी अरविंद, तो कैसे हम फिर आगे बढ़ें? क्या करना होगा पाकिस्तान को, क्या करना होगा इंडिया को? और हाँ, जनरल बाजवा की थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जनरल बाजवा ने एक इनिशिएटिव लिया और फैज़ हमीद साहब जो थे आईएसआई के चीफ वो भी उनके साथ थे इस इनिशिएटिव में, और उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज ऑन बोर्ड, और ये फैसला हुआ कि कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पाकिस्तान आए और ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस दोनों का जो है वो उनको रिवाइव करें। तो फिर जो है शाह महमूद कुरैशी कहा यह जाता है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहा कि अगर हमने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे और हमारा तख्ता उलट देंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं या हाली जी साहब से जी पूछ जी रहे हैं? प्लीज आप बताइए। जी, इस पर तो हाली साहब अगर कमेंट करते तो बेहतर होता। मैं जी इनके हाली बाद साहब आप बताइए कुछ। देखिए, जनरल बाजवा के इस बयान से सच्ची बात है कि मैं वाकिफ नहीं हूँ, पहली बात। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर कोई भी बोल्ड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो उसको जो है पहले अपनी आवाम को तैयार करना पड़ेगा ज़हनी तौर पर, क्योंकि इतना जहर घोला गया है पिछले 70, 75, 76 सालों में कि अब अवाम जो है वो यही समझती है, जो लफ्ज़ आपने पहले शुरू में इस्तेमाल किया था किसी के कॉलम में से, कि भारत जो है वो हमारा अज़ली दुश्मन है और हर जो चीज़ पाकिस्तान में गलत होती है उसका जिम्मेदार भारत को ठहराया जाता है। और लोगों ने इस बात को घुट्टी में बांध लिया है। जब तक कि हम जो है अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे कि भाई इससे आगे बढ़ कर के भी देखो और हर चीज़ जो है उसका मलबा जो है वो भारत पे आप ना गिराओ, तो मेरा ख़्याल है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर शाह महमूद कुरैशी ने ये उनको एडवाइस दी, तो उनको उस एडवाइस के साथ ये भी कहना चाहिए था कि देखिए हम इस नासूर को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम फौरी तौर पे फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम एक हल निकाल सकें। मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब मिलिट्री डिक्टेटर थे
और उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अगर कोई फैसला करते तो शायद अवाम उसको कबूल कर लेती। अफसोस कि वो मौका गुजर गया। अब यह है कि हम सिर्फ उसमें से सबक हासिल कर सकते हैं, लेकिन आगे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम है और एक हुकूमत इस वक्त चल रही है, आइंदा हुकूमतें आएंगी, उनको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ शकील चौधरी साहब, ये आपका फ़र्ज़ है, मेरा भी है, इवन अरविंद का है, कि हमें नैरेटिव को बदलना होगा। हमें दुश्मन, नफरत और एक दूसरे को का गला काटने की जो रविश हमने इख्तियार कर रखी है, इसको ड्रॉप करके मोहब्बत और भाईचारे को आगे ले जाना होगा। और इसके लिए हमें राह हमवार करनी पड़ेगी। हमें ऐसी तहरीर, ऐसी तकरीर करनी पड़ेगी कि हम लोगों को समझा सकें कि भाई हर चीज़ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में दुश्मनी और दोस्ती नहीं है, ग्रे एरियाज भी हैं, और इन ग्रे एरियाज को वाइट करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जी अरविंद, मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ ने अपना कश्मीर का वो फार्मूला दिया, कुछ लोग कहते हैं 4 पॉइंट या 6 पॉइंट, तो उस पे जनरल कियानी ने, उस वक्त वो आईएसआई के चीफ थे, उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को कॉल की और उनको कहा कि आपका चैनल जो है ना वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मिसकोट कर रहा है, तो इसको ज़रा देखिए। तो उन्होंने कहा जी मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैंने खुद नोट्स लिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। उस पे जनरल कियानी ने कहा देन द प्रेसिडेंट मिस स्पोक, यानी उन्होंने गलत बात की। तो यानी आर्मी के अंदर उस वक्त भी इस पे एग्रीमेंट नहीं था। जनरल मुशर्रफ ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वी शुड नॉट बी इंडिया सेंट्रिक। जनरल कियानी ने फिर कहा वी आर इंडिया सेंट्रिक। तो मतलब आर्मी के अंदर भी कोई इस तरह का यूनानिमस व्यू नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं इससे थोड़ी हट के बात करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल से हाली साहब ने बहुत ही मुस्बत बातें की हैं, तो इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए एक वक़्त के लिए आप मुझे मान लें कि मैं पाकिस्तान का ही एक शहरी हूँ, आप ही का भाई हूँ, हमदर्द हूँ। तो अगर आप मेरी नज़र से देखें कि बाहर बैठ के अगर मैं कैसे देख रहा हूँ पाकिस्तान को, ये ठीक उसी तरह से है जब मैं छोटा था, अपने घर में था, तो मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। लेकिन जब अपने घर से बाहर निकल के अपने मोहल्ले में दूसरे जो मकान थे उनको देखा, तो फिर घर आके अपने वालिदैन को शिकायत की कि उनके घर में तो ये चीज़ें हैं, हमारे घर में क्यों नहीं है? और ये शिकवे जो हैं ये बढ़ते चले गए जब मैं अपने शहर से दूसरे शहर में गया कि उनके हमारे शहर में ये फैसिलिटी क्यों नहीं है? फिर मुल्कों के दरमियान, इसलिए मैं आज बाहर बैठ के जब दोनों मुल्कों को देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो स्टोरी है उसमें कुछ कमियाँ नहीं हैं या हमारे अंदर क्या कुछ हमें जो है इस्लाह करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और ये प्लेटफ़ॉर्म जो है एक पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो पहले तो ये देखना होगा कि आज के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एक ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है। आज दुनिया में ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है। लोग एक-दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी क्या ये सिर्फ़ ये कहकर कि जी हम एक अलग कौम हैं और वो दो कौमी नज़रिया जो भारत के लिए आपने उसकी जो है बुनियाद रखी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूरी दुनिया के लिए ही बना ली है। एक अपने और पूरी दुनिया के दरमियान एक दीवार सी खड़ी कर दी है। ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को इस दुनिया से जो है कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखना नहीं चाहते। अपने तालीमी निज़ाम को अब जैसे इमरान खान साहब पिछले साल थे, तो उन्होंने जो है ठीक है इस्लामिक मुल्क है भई, कोई बात नहीं। पॉपुलिज़्म का ये दौर देखें कि वो यूनिवर्सिटी भी बना रहे थे जहाँ सीरतुल नबी पढ़ाएँ भई, कोई बात नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर आप उसको जो है अपनी तरजीह दें तो मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर कोई जो है तरक्कियाती वहाँ पे मंसूबे आएँ, कोई वहाँ पे प्लानिंग हो, दुनिया के कोई साइंसदान वहाँ आएँ, कुछ बात अच्छी तो करें। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। फिर आप ये देखें कि जी मैं नहीं समझता कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें लाखों की तादाद में दुनिया भर में हैं। आपके मुल्क में डुअल नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, उनसे अगर आप पूछें आपने पहले बात की थी सैयद अली शाह गिलानी साहब के उस
आर्गुमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना ठीक वैसे ही है जैसे बिन पानी के जो है मछली का रहना है। तो डॉन के अंदर ही मैं ये आपसे बात हो रही थी, मैंने एक आर्टिकल ढूंढा जो है 23 अक्टूबर 2017 का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड उस्मान शाह साहब का ये आर्टिकल है जी, मैं आप दोनों को भेजूंगा। उसमें वो यही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी सेज इट इज एज डिफिकल्ट फॉर अ मुस्लिम टू लिव इन अ नॉन मुस्लिम सोसाइटी as it is for a fish to live without water. So now the author says, on the contrary, we find that millions of practicing Muslims are happily settled in the Western countries and are doing well. All of them, including Pakistanis, are reluctant to return to their countries. As a matter of fact, the fish is quite happy living without water in a modern democratic state. अगर आप उनसे ये कहें कि क्या आप खुश हैं इस मुआशरे में रह के, तो वो कहेंगे बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उनसे अगर आप ये पूछें कि क्या पाकिस्तान को भी आप एक सेकुलर स्टेट के तौर पे देखना चाहेंगे, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि नो 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 नो, वी वांट पाकिस्तान टू बी एन इस्लामिक स्टेट। ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी। हमें चाहिए कि इंसान जो है, मैंने कुछ अरसे पहले यूं ही बात हो चली थी औरया मकबूल जान साहब से, तो मैंने कहा औरया साहब ये उस दौर की बात है साहब जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो औरया साहब के साथ एक प्रोग्राम इन्होंने कहा जी ये होने वाला है, और मैं इस बात पे उनसे काफ़ी हद तक मुत्तफिक भी था कि जी होते हुए तो यही दिखाई दे रहा है। मैंने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि औरया साहब, मैं फ़िक्रमंद हूँ अफ़गानिस्तान की बच्चियों के लिए, वहाँ की ख़वातीन के लिए कि उनके हुकूक का अब क्या होगा। मैं फ़िक्रमंद हूँ उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से डेमोक्रेसी ने भी कुछ जो है अपनी जड़ें मज़बूत की हैं। मैंने उनसे अपनी तमाम जो भी कंसर्न्स थे उनको रेज़ किया, पर मैंने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि मैं काफ़िर हूँ और मैंने जहन्नम में जाना है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी टू गो इनटू द हेल, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दर्जात जो हैं, वो मुनाफिकों से बुलंद होंगे जहन्नम में। इस बात से मैं खुश हूँ। इस बात से बहुत खुश हूँ कि बावजूद मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरे दर्जात मुनाफिकों से बुलंद होंगे। तो बात ये है कि इंसान को मुनाफिक नहीं होना चाहिए। अगर आप खुश हैं वेस्ट में रह के, वहां के सेकुलर मुआशरे से, तो पाकिस्तान के लिए भी वही उम्मीद रखें। पाकिस्तान के लोगों को भी उन तमाम फैसिलिटीज का, उन तमाम खुशियों की उन्हें भी जरूरत है जो आप यहाँ पे बैठ के और अवेल कर रहे हैं। आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उन्हें भी चाहिए। वहां पर भी दुनिया को आने दें। जिस घर के खिड़की दरवाजे बंद होते हैं उसमें से बदबू आने लगती है, सड़न आने लगती है। अपने अपने दरवाजों को खोलें, दुनिया को आने दें, वहां पर लोगों को आने दें। लोगों से लोग मिलेंगे तो कुछ मुस्बत बात आगे बढ़ेगी। हम कब तक एक मैं नहीं समझता कि मैं और हाली साहब हों या आप हों, मुमकिन है 2, 4, 5 घंटे हम बैठ के और गिले शिकवे करते रहें, मगर एक टाइम ऐसा आएगा तब हम कहेंगे यार इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, हम यहां से आगे कैसे बढ़ें। तो पाकिस्तान को अपनी रेलेवेंस खोजने की जरूरत है इस बदलती हुई दुनिया के अंदर। आप कहां खड़े हैं, आपको यह देखना है कि आपके बराबर में एक मुल्क था जिसको आजादी आपके साथ मिली, वो आज 200 बिलियन से ज्यादा के आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। हम 2 बिलियन पे क्यों अटके हैं? हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? हमारे यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना नीचे क्यों जाता जा रहा है? इतने सारे जो एमएनसी के सीईओज हैं हिंदुस्तानी ही हो रहे हैं, कोई हमारे यहाँ से क्यों नहीं जा रहे? हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे वर्स्ट पासपोर्ट की कैटेगरी में क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई आइडियल मुआशरा है, मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगा, लेकिन क्या वजह है कि हमारे दरमियान इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया है? ये फर्क पहले तो नहीं था। हमारी करेंसी के दरमियान इतना फर्क क्यों आ गया है? आज एक हिंदुस्तानी रुपया 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे गिनाऊंगा तो शायद जो है आपको नए रेफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि हम क्यों पीछे रह गए हैं इस भागती हुई दुनिया के अंदर।
जी 10 सेकंड दें। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के अंदर हम कहाँ खड़े हैं आज? हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, आपने कहा, और ये पॉइंट हाली साहब प्लीज आप गौर से सुने। आपने कहा कि इस गंगा जमुना तहजीब को शायद आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के अंदर चूंकि हिंदू हिंदू अक्सरियत में है और डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स, तो फिर शायद वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुसलमानों को दबा दिया जाएगा। इस किस्म की थ्योरीज फ्लोट की गई। तो आपको तो चाहिए था कि जब पाकिस्तान बन गया, तो जिस चीज का आपको कंसर्न था, जो मुल्क बना ही माइनॉरिटी के लिए हो, मुसलमान बरसगीर में एक माइनॉरिटी थे, जो मुल्क बना ही माइनॉरिटी के लिए हो, उसने अपने यहाँ पे माइनॉरिटी का ये क्या हाल किया? इस्लाम तो बराबरी की बात करता है, सबको एक साथ जो है लेकर चलने की बात करता है, किसी में कोई तफरीक नहीं करता। तो फिर पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं वो प्रेसिडेंट और पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? अगर आपको खुशी होती है, हमें बड़ी खुशी होती है वेस्ट के अंदर जब हम देखते हैं कोई कमला हैरिस हो, जिनकी पता नहीं 4 या 5 नस्लें पहले, हो सकता है उससे भी पहले कोई हिंदुस्तान से गया हो, नाम कमला है, तो हम इसी में खुश हो जाते हैं, भाई इंडियन ओरिजिन की है। कोई कहता है मेयर है, पाकिस्तानी ओरिजिन का है, यूके का प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, ये है वो है। क्या हमारे यहाँ पे भी हम ये गुंजाइश रख सकते हैं कि हम सबको बराबरी के जो हैं उनको उनको हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें और लोगों को ये कहें कि हाँ, पाकिस्तान भी आपके लिए उतना ही खुला है। एक अगर कोई वेस्टर्न टूरिस्ट आके आपके यहाँ पे बियर पी लेगा, तो उससे इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। लेट देम एंजॉय इट। जो जिसको जो करना है, लेट देम डू इट। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आए हैं, मुसलमान भी हैं उनमें से। एक साहब ने तो मुझे कहा कि अरविंद देखो यार, यहाँ की खवातीन को, इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी टांगे दिखाई दे रही हैं। मैंने उनसे कहा आपको यहाँ टांगे ही दिखाई दी क्या इस मुआशरे में? आपको बराबरी का यहाँ पे जो है हम सबको मौका दिया जाता है, आपको वो नहीं दिखाई दिया? इंसाफ है, तालीम है, हेल्थ के लिए आप देखिए क्या फैसिलिटीज हैं, ये इतनी सारी चीजें हैं, ये नहीं दिखाई दी। और आप जो हैं एक चीज पे अटक गए हैं। तो आई बिलीव इट्स टाइम टू मूव ऑन। हमें इस जी तेजी से बदलती हुई दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रेलेवेंस को खोजना है। जिस दिन पाकिस्तान अपनी जगह खोज लेगा, उस दिन पाकिस्तान को यह एहसास होगा कि हमारे बॉर्डर्स की तरफ हम जरा गौर से देखें, वहां देखें कि कहां पर हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी आज से कोई 6-7 महीने पहले डीडब्ल्यू पे, जिसमें वो दिखा रहे थे कि चाइनीज ट्रक्स जो हैं वो चाइना से माल लेकर आते हैं, पाकिस्तान बेचते हैं, लेकिन वापसी में वो खाली जाते हैं। वो खाली क्यों जाते हैं? वो भरे हुए क्यों नहीं जाते पाकिस्तान से? ना करें इंडिया से ट्रेड, लेकिन जिसके साथ भी कर रहे हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट कि हमारे यहां से ट्रक जब चीन की तरफ जाएं, वो भरे हुए जाएं, पाकिस्तानी माल हो उसके अंदर। इतना तो सोचें। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ ना करें फिलहाल, लेकिन जिसके साथ है उसके लिए तो सोचें। हमारे जी इस खित्ते के अंदर कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। टैपी गैस लाइन का प्रोजेक्ट है, वो हमें चाहिए कि हम उसको आगे बढ़ाएं, ताकि अब उसमें कुछ नई पेशरफ्त हुई है पिछले कुछ दिनों में ही। सो इट्स टाइम टू रीथिंक आवर प्रायोरिटीज। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया, जी माफ। आपने अच्छी बातें की और हाली साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। तो मैं गुजारिश करूं, 40% बच्चे जो है ना पाकिस्तानी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। यानी उनके अलावा जो 2.5 करोड़ स्कूल नहीं जाते। और हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ने ये कहा कि 2/3 ऑफ अवर चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। अब स्टंटेड ग्रोथ और मेल नरिशमेंट इतने प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी रूलिंग एलीट को, हमारे इंटेलेक्चुअल एलीट को भी शायद उसका एहसास नहीं है। और फैक्ट ये है कि अगर इतना आपका इशू होगा ये खुराक का, तो फिर ना आप अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा कर सकते हैं, ना अच्छे साइंसदान पैदा कर सकते हैं, ना अच्छे थिंकर्स पैदा कर सकते हैं। तो मैं कोई 10 दिन पहले यूएई आया। अभी मैं यूएई ही में हूँ। तो दोस्तों से यहाँ पे यही बात होती है कि यार ये मुल्क जो 1971 में वजूद में आया, देयर वाज नो यूएई बिफोर December 2nd 1971। और मैं पहली दफा जब दुबई एयरपोर्ट पे आया था लंदन जाने के लिए 94 में, पढ़ाई के लिए जा रहा था मैं, तो यहाँ का एयरपोर्ट ऐसा ही था जैसे फैसलाबाद का एयरपोर्ट है। टुडे इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली द बेस्ट।
एंड द बिजिएस्ट, ट्रू। अटलांटा के बाद शायद ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, अटलांटा से भी ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। और मैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई इसका क्या सीक्रेट क्या है, हमने क्या गलत किया कि ये मुल्क जो है, यहाँ के लोग कराची जाया करते थे तफरी के लिए, और एक वक्त था कि एशिया की बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तान में हुआ करती थी। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो है वो दुबई में है। तो ये जो चीजें हैं, क्यों नहीं हम लोग सोचते इन दिस ग्लोबल विलेज। अभी भी हमारे यहाँ ये एहसास नहीं है कि हम कितना पिछड़ गए हैं, कितना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। मतलब सिर्फ यूएई को नहीं, आप इवन सिंगापुर को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, मलेशिया को ले लें। मलेशिया में एक वक्त था कि जब रेस राइट्स हुआ करते थे, और आज देखिए कि वो कहाँ है। इट आल्सो हैज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो हाली साहब ये हमारे यहाँ एहसास क्यों नहीं है? वो जैसे जॉन एलिया ने कहा, इतना मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बहुत खूब। 19 आपने बहुत सारी जगहों का जिक्र किया। 1974 में मैं पहली दफ़ा एज ए पायलट ऑफिसर चाइना में लैंड किया, और यकीन मानिए उस वक्त पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा एडवांस था। उन्होंने आज़ादी हमारे बाद हासिल की 1949 में। पहले कई साल बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल किया, और उस दौर में पाकिस्तान ने उनको लोन दिया था। तो अगर हम एक वक्त इतने अच्छे, इतने आला मुकाम पे थे और तरक्की के रास्ते पे गामजन थे, तो हमसे क्या गलतियां हुई कि हम आज इन सबसे पीछे रह गए। चाइना को तो छोड़ दें, वो तो इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन भारत को भी छोड़ दें कि भारत ने जो कुछ कर लिया, बांग्लादेश से अगर मुवाजना करें, और लेकिन सारी बात यह है कि हमने अपने आप को उलझा लिया। पहली बात कि अपने आप को हमने सबसे सुपीरियर कौम समझ लिया कि हम सबसे ऐसन है, हम सबसे जो है आगे हैं। ऐसा नहीं था। दूसरे ये कि हमने अपने अंदर जो है वो रिलीजन की तरफ जो है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ अपने आप को माइल कर लिया, और यही चीज हमारे लिए जो है वो हम क्या कहना चाहिए कि जहर कातिल बन गई। कि अगर हम इस चीज को फरोग न देते, इस चीज की तरफ माइल ना होते, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने एक्सट्रीमिज्म, हालांकि इस्लाम म्यान रवि मोतदल रास्ता बताता रहा, लेकिन हमने जो है एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना जो है उसको तरजीह दी, और यही हमारे डाउनफॉल। और अगर हम आज भी इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी सोच बदलें। और सोच कैसे बदलें? सोच बदलने के लिए हमें ना सिर्फ किसी लीडर या किसी जो है मसीहा का इंतजार करना चाहिए, बल्कि शकील साहब आप भी मसीहा हैं, अरविंद मैं समझता हूं कि एज ए वेल विशर फॉर पाकिस्तान आप भी मसीहा हैं, और मेरा भी रोल है। वो जहां तक मेरा ताल्लुक है, हमारा वक्त अब कम होता जा रहा है इस दुनिया में, लेकिन हमें पैगाम को आगे बढ़ाना है, और ये सोशल मीडिया का दौर है, इसके जरिए हमें पैगाम बढ़ाना है कि हमें जो है इत्तेदाल पसंदी की तरफ आना है, रोशन ख्याली की तरफ आना है, ना कि नैरो माइंडेडनेस, नैरो नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। Unfortunately, all these lead to terrorism. बहुत खूब। जी अरविंद, मैं थोड़ी सी बात और यूएई की करूं। यहाँ पे जो मैंने देखा, जितने अच्छे ओहदे हैं, जितने अच्छे ऑफिसेज हैं, उन पे या तो वेस्टर्न्स हैं और या इंडियंस हैं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ उस पे जितने सीनियर लोग हैं वो सारे इंडियन हैं। एक खातून से मैं भी मिला, वो जॉर्डन से हैं, और बाकी जो नीचे का स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग करते हैं, इवन सफाई वाला, वो पाकिस्तान से है। तो हमने तालीम को जो इग्नोर किया, अब हम उसका फल काट रहे हैं। और आपने वेस्ट की बात की। अमेरिका में एक इस्लामिक स्कॉलर थे डॉक्टर ताहा, उन्होंने पीएचडी की थी अल अजहर से, और वो नॉर्थ अमेरिका की जो फिकह एकेडमी है उसके वो हेड भी रहे, और हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन फॉर मुस्लिम्स। तो आप कंक्लूडिंग थॉट्स दीजिए प्लीज। जी, बातें हो रही थी यहाँ पे, मैंने ना कुछ एक दो फोटोज मैंने, जब हाली साहब बात कर रहे थे तो मैंने सोचा सर्च करता हूँ।
आई होप आप ये देख सकते हैं कि जी ये एक तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो बैठी हैं आपस में और उसके ऊपर जो लिखा है पाकिस्तान कॉलिंग, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये उस ज़माने की ऐड होगी आज ये लिखा है अक्टूबर 1975 की। कितना बदला हुआ पाकिस्तान था, कितने रंग थे इसमें। अब तो ज़िंदगी से ऐसा लगता है मैंने जो पाकिस्तान देखा उसमें से रंग ही गायब हो चले थे। एक बेनूर सा मुआशरा नज़र आया। मैंने मसाजिद के बाहर भी जब देखा जुम्मे की नमाज़ के लिए उस दिन मैं कराची में था और वहाँ रेंजर्स की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं। तो एक मुस्लिम मुआशरा है, ना 95% लोग मेरे ख़्याल से मुसलमान ही हैं। उसके बावजूद अगर आपको जुम्मे की नमाज़ की अदायगी के लिए बाहर रेंजर्स को बिठाना पड़े, तो ये एक लम्हा-ए फ़िक्रिया है। पीआईए के का जो क्रू है, उनकी मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ जब कभी पुरानी, तो बड़ी खुशी होती है जी देख के कि ये भी पाकिस्तान था। कराची के अंदर 60s की दिहाई में जब बाहर से सैलानी आते थे और घूमते-फिरते थे, शहर की सड़कों पे रौनक हुआ करती थी। वो वीडियोज़ देखता हूँ जब क्वीन एलिज़ाबेथ जब पाकिस्तान के दौरे पर आई सदर अय्यूब के दौर में और जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से एक एक रंगारंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्यक्रम, प्रोग्राम था उनके लिए, उनकी आमद पे, वो पाकिस्तान मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं उस पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। यकीन मानें हाली साहब, इन दिनों पॉपुलिज़्म का दौर है। पॉपुलर नारे लगाने जो है ना, वो बड़े आसान हैं और लीडर बनाने अगर हमारे यहाँ पे जितने भी अगर आपने बनाने हो तो उनके लिए बहुत आसान है। अल्लाहू अकबर और जय श्री राम और पता नहीं कैसे-कैसे बड़ा आसान है मज़हबी नारों को लगा के अवाम को इश्तियाल में लाना और वोट लेना और ये वो। लीडर तो होता ही वो है जो अनपॉपुलर बात कहे और अनपॉपुलर बात को पॉपुलर बना दे जैसे महात्मा गांधी ने इन द एरा ऑफ वॉर कि जब पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही थी, उस आदमी ने पीस और नॉन वायलेंस की बात की। हिंदू मुसलमानों के दरमियान फसादात हो रहे थे कलकत्ता में, नोआखली में, वो हज़ारों घरों के अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने जो लोगों को समझाया। दिल्ली के अंदर फसादात हुए, तो उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो हमें चाहिए कि हम ये तारीख से कुछ सबक हासिल करें। मैंने भी 2-3 दफ़ा दुबई का विज़िट किया है जी। हमारे ही लोग नज़र आते हैं। हमारे ही लोगों ने बनाया है। अगर हम दुबई बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी उससे अच्छे शहर बना सकते हैं। हमारे ही लोग हैं, ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर्स मैंने देखे सारे पाकिस्तानी थे। किसी से भी अगर आप बात करें हर पा और जिस किसी से पूछो हिंदुस्तान के बारे में, जानना चाहते हैं लोग कि कैसा मुआशरा है, अगर उनको कोई वीज़ा में अगर कोई कोई थोड़ी बहुत हमारी पॉलिसीज़ रिलैक्स हों, तो लोग लोग दोनों तरफ मिलना चाहते हैं। मैंने जब पाकिस्तान से जब मैं वापस आया, तो लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत अरसा हो चला है, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कोई गए होंगे, कोई लेकिन वो भी बहुत छोटे रहे होंगे, अब तो वो लोग नहीं रहे जो ये कह सकें कि भई हाँ, हमने पाकिस्तान देखा है। जब मैं वापस गया, मैं एक रूरल इलाके से आता हूँ, लोगों ने पूछा कैसा लगा पाकिस्तान? तो मैंने कहा कि वो हमारे जैसे ही हैं, हमारे अपने ही हैं, मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि किसी दूसरे मुल्क में होकर आया हूँ। वहाँ की माएँ भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती हैं। वहाँ की माँ भी चाहती है उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब्स में जाएँ, अच्छे कोई कारोबारी बनें। वहाँ की माँ ये नहीं चाहती कि कब बच्चों की तालीम खत्म हो और वो जो है बंदूक उठा के और जिहाद पे चले जाएँ, जैसा कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक इमेज पोर्ट्रे की जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ की माँओं के लिए भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब हैं जो हमारी माएँ, मेरी माँ मेरे लिए देखती हैं। तो मेरे ख्याल से वक़्त आ चला है कि हम कौम के लिए, कौम की फलाह व बहबूद के लिए हम काम करें, उन्हें ये एहसास कराएँ कि पिछले 70-75 साल में हमने इस दुश्मनी में जो है सिवाय खोने के और कुछ भी हासिल नहीं किया है। अब वक़्त आ गया है कि हम इन रियलिटीज़ को भी तस्लीम करें कि एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर का, एक हिंदुस्तान के पास है, आएँ हम उनको भी मिलने दें। हमने हमने तो ये तय किया, एक दूसरे को मार-काट के पंजाब के अंदर हमने कहा तुम उधर जाओ और तुम इधर जाओ और ये वो, उनके ऊपर तो ये चीज़ मुसल्लत की गई है, दोनों तरफ से, कि रातों-रात हमने जो है एक सीज़ फायर लाइन बना दी वहाँ पे और देखें जी, फैमिलीज़ जो हैं दरिया के इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं, सदियों से अब देखें अब क्या कहते हैं, दहाइयों से वो लोग आपस में नहीं मिले हैं।
हमें एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच रखनी चाहिए उन लोगों के लिए भी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उनका मज़हब तो भाई मुस्लिम है, मैं हिंदुस्तानियों से मुखातिब हूँ, उनके भी दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हाँ, अब हम कोई रिकंसिलिएशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट करें। हमारे बीच में सुलह होनी, मुफ़ाहमत होना बहुत अच्छी बात होगी इस पूरे खित्ते के लोगों के लिए। कोई जैसे वाजपेयी साहब ने बात कही थी कि आप अपना जो है दोस्त तो आप अपने चुन सकते हैं, लेकिन अपने हमसाये को आप चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने तो वहीं रहना है। मैं आखिर में एक मेरे ज़हन में बात आई है कि मैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी इंडिया ने तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। मैं बार-बार मुझे ये बात सुनने को मिलती है, तो आज आपके प्रोग्राम में मैं ये बात कहता चलूँ कि मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर वाजपेयी साहब ने ये जो है बातें कही थी एंड आई कोट हिम, वो कहते हैं अ स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। लेट नो वन इन पाकिस्तान बी इन डाउट। इंडिया सिंसियरली विशेस पाकिस्तान वेल। ये उन्होंने मीनार पाकिस्तान की विजिटर बुक में लिखा। तो हमें तारीख का ये जो पहलू है वो भी हमें बताना चाहिए। इट्स टाइम टू बिल्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन 1999। बड़ी मेहरबानी। तो आपने एक दफा वो जावेद जब्बार वाला भी वाकया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सुनाया था जब आप कराची में थे। Javed Saab, as you know, he mostly talks in English. So we met over a brunch in Karachi. And if I'm correct, this was on 13th of December 2018. उसी दिन हमारे यहाँ पे 3 सूबाई असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तीनों में बीजेपी हार गई थी। So Javed Saab came and he sat on the table. He said, "Oh well, today is a wonderful day. BJP has lost elections in the 3 key states of India." So I asked him, "Javed Saab, you seem to be very happy about it." He said, "Of course I am, Arvind. Aren't you happy about it?" I said, "Javed Saab, well, since you've already expressed your happiness, and I'm mindful of the fact that I'm in Karachi, so I can't say that I'm unhappy. I'm also happy, sir, but I would like to know the reason of your happiness." To which Javed Sahab replied, "Oh, well, India is a secular country. It would be great if India were to be ruled by a secular political party like Congress." So, to which I asked Javed Sahab, about whom are you particularly worried about if BJP comes into power? He said, "Oh, I'm worried about all the minorities of India." I said, "Javed Sahab, perhaps you can be a little honest. Are you worried about the Muslims of India?" He said, "Oh, yes, Arvind, I am worried about the Muslims of India." So I said, "Javed Sahab, wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country? Because equally, I'm also worried about the minorities of Pakistan." And he immediately replied and jumped, said, "No, no, 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 we are an Islamic nation." I said, "How convenient, Javed Sahab. आपने तो एक सेकंड नहीं लगाया मुझे ये बात जताने में कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं." Well, unfortunately, things don't work like that, sir. What is good for the goose is also good for the gander. ये बात है साहब। तो जी yeah, हाली that is साहब, when he was silent. He honestly had nothing to say. जी हाली साहब, your concluding thoughts please. My concluding thoughts are that enough water has flown under the Sakhar Bridge, proverbially. It is high time that we have to stem the tide. और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, और जैसा आई एम रिपीटिंग कि किसी लीडर, किसी सियासी, किसी जर्नल का इंतजार ना करें। हम खुद लेट अस पिक अप द कजल और हम कोशिश करें कि हम नैरेटिव बदलें। और नैरेटिव क्या बदलें? कि हम एक इंतहा पसंद कौम नहीं है और हमें दोस्ती और भाईचारे को लेकर के आगे चलना है। और इसमें जो है, माफ कीजिएगा, भारत में भी इंतहा पसंद मौजूद है, पाकिस्तान में भी इंतहा पसंद मौजूद है, और हमें इंतहा पसंदी को खत्म करना है और दोस्ती को आगे बढ़ाना है। इसका एक ही तरीका है। ठीक है, हम मतलब कि सोशल मीडिया पे जो कुछ बनाए, लेकिन हमें एक दूसरे से गुफ्तगू करने की जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जब तक हम जो है डायलॉग का रास्ता बंद रखेंगे, तो माफ कीजिएगा, हम अपने जो हमारे दिल में जो रंजिशें हैं, या जो हमारे वसवसे हैं, या जो हमारे ख्यालात हैं, या जो शुकूक और शुबात हैं, उनका हम जो है उनको बयान ही नहीं कर सकेंगे।
और मसले का हल नहीं तलाश कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच शकील अच्छा चौधरी साहब। हाली साहब, मैं अगर थोड़ी सी गुजारिश कर सकूं, तो आप सर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया में तमाम जो हैं माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनली कम से कम अभी तक वो सारी इक्वल हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का आइन भी तमाम माइनॉरिटीज को और मेजॉरिटी को बराबर ट्रीट करे? एवरी सिटीजन शुड बी इक्वल। पहली बात तो यह है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ये लिखा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स जिन्होंने इसको किया वो अंबेडकर साहब थे, जो कि खुद दलित थे। जी अफसोस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बावजूद भारत में इस पे प्रैक्टिस नहीं हो रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बजाय कॉलिंग द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, अपने अंदर झांकना चाहिए और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल माइनॉरिटीज को इक्वल ना सिर्फ करार देना चाहिए बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। अरविंद ने बिल्कुल सही कहा कि क्यों हमने ये लिख रखा है कि पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम जो है वो मुसलमान के अलावा कोई होगा। अगर मेरिट पे कोई आता है तो उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए और इसका कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जो है अरेंजमेंट करना चाहिए, लिख देना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा मैं हाली साहब, इंडिया में एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ। जी बहुत सारे लोगों के एतराज़ात होते हैं पाकिस्तान में कि जी हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, सेकुलर स्टेट के अंदर हर तरह की सियासत जो है उसकी गुंजाइश है। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट है और उसकी जो फाउंडिंग, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कोई नहीं छेड़ सकता। यहाँ बड़े से बड़ा कोई हिंदू नेशनलिस्ट आ जाए, हमारा जो फैब्रिक है उसको कोई जब तक तब्दील नहीं कर सकता तब तक देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मुमकिन है कि कुछ वक्त में कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं उन्हें अपहोल्ड करें, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, आप अच्छे से अच्छे इंसान को भी लेकर आ जाएं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जी। जी मैं जब किसी इंडियन से बात करता हूं तो वो तो ये कहते हैं जी देखें हमारे तो प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम्स रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो थे, सिख भी थे, इवन एक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एक सिख थे, जो कि 2-2.5% से भी कम है। तो पाकिस्तान में जब मैं बात करता हूं तो उनके पास सिर्फ 2 चीफ जस्टिस के नाम होते हैं, एक कार्नेलियस थे और एक भगवान दास, और भगवान दास भी जो थे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। और उस पे भी एक साहब जो थे शाहिद औरंगजेब साहब, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि कैसे एक नॉन मुस्लिम जो है वो हमारा चीफ जस्टिस हो सकता है। तो हमें वाकई इस पे जरूरत है कि हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म करें और अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच अरविंद, थैंक यू हाली साहब। थैंक यू जी। थैंक यू शकील साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू हाली साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके।